हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 17 कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आयोगों से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये भारत की राज्य व्यवस्था से आपका 17वां जो है टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो पहले इससे जो है 16 टॉपिक डल चुके हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, खत्म ही होने वाली है। कुछ वीडियोज़ और रह गई हैं, 2-3 होंगी आई थिंक। उसके बाद मास्टर वीडियो आ जाएगी, तो इससे आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आर्टिकल, एक मिनट सॉरी, इसका प्रावधान जो है वो किया गया है आर्टिकल 315 के तहत। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 14 में, इसके साथ भाग भी याद रखा करो, और भाग में हम कई बार कंफ्यूज आते हैं। भाग हुई, अनुसूचियां हुई, इनमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको अपने किसी भी ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर लीजिए एक बार में। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, इसके अलावा स्वतंत्रता, कार्य शक्तियों आदि का जो है प्रावधान किया गया, या फिर इनकी चर्चा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या किसके विवेक पर निर्भर करती है? राइट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट के विवेक पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग की कोई निश्चित सदस्य संख्या नहीं होती है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है, डेफिनेटली हमने ऊपर अभी पढ़ाई है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये अपना त्याग पत्र, ये नया फैक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, व इनको राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले कंप्लीट हो जाएगा उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पर दोनों के बारे में बात हुई है, अध्यक्ष भी और सदस्य भी। उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक ही होता है, मतलब 65 वर्ष की उम्र तक होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम कितने वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए? यानी कि ये उनकी एक अर्हता कह सकते हो, या फिर योग्यता के आधार पर उनको निर्धारित किया जाएगा कि उनके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना काम उन्होंने किया होना चाहिए। करेक्ट जो आंसर है इसका वो है 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी। संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारित होते हैं, किस चीज पर भारित होते हैं? वो भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? पहले लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सन 1924 में रॉयल कमीशन ने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगर डेट भी याद रखनी है तो 1 अक्टूबर था, 1926 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में FPSC कह सकते हो, इसकी स्थापना की गई थी? क्वेश्चन इज किस अधिनियम के तहत। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है वह है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान में है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई थी। प्लीज याद रखिएगा कि स्थापना कब की गई थी? 1937 में, बट जो अधिनियम था दैट वाज 1935। ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद FPSC संघ लोक सेवा आयोग बन गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संघ लोक सेवा आयोग की
पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी रोज बैथ्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रोज बैथ्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो है भाग 14 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का संवैधानिक प्रावधान भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा कभी भी राज्यपाल को सौंप सकते हैं। संविधान में इसकी सदस्य संख्या का कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक होता है। जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा इनका कार्यकाल फिनिश हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक होता है। यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटा सकता है? इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, याद रखिएगा, राज्यपाल को नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की रीति के आधार पर ही हटाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस आधार पर उनको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चंस ऐसे याद नहीं होने वाले होते हैं, इनको थोड़ा कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसके अनुमोदन के पश्चात? प्रश्न ये है। तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से तथा राज्यपाल की सिफारिश से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अधिनियम पारित कर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो ये की गई है संसद के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इनका निर्धारण किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसकी जो सिफारिश की थी वह राजमन्नार आयोग ने की थी। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को। आंसर है बी। अनुच्छेद 223 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, किस अनुच्छेद में है? 223 में, कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र सहित यानी कि मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थापना की गई थी। तो ऐसा हुआ था 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम
1990 में ये हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में बांटा गया था। पहले क्या किया गया था कि एक आयोग की स्थापना की गई थी, दोनों एक ही में थे, लेकिन अब इनको बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? ये हुआ था 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा इसको 2 पृथक पृथक भागों में बांट दिया गया था। और वह है कौन से अनुच्छेद में उनका प्रावधान किया गया? जो अनुसूचित जाति आयोग था उसका किया गया था 338 में, और जनजाति आयोग का किया गया था 338 के फर्स्ट क्लॉज में, यानी कि का में। यह अधिनियम 2004 से प्रभावी हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा कि 2004 से इसको इफेक्ट में लाया गया था। 2004 में दोनों आयोग पृथक रूप में अस्तित्व में आए थे। याद रखिएगा, जिस अधिनियम के थ्रू इनको पृथक किया गया था वो था 2003 का 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये कार्य पूरा 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोनों आयोगों के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। दोनों आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वप्रथम संसद में पारित कानून के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको आप एनसीबीसी कह सकते हो, का गठन किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? प्रश्न ये है, ठीक है। तो ये किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1993 में संसद में पारित कानून के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया, जिसे 1993 से वर्ष 2016 के बीच में कुल 7 बार क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ऐसा किया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये हुआ था आपका 2018 में अगस्त में। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और भारतीय संविधान में 338B जो है, यानी कि ये क्लॉज इसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल व सेवा शर्तें किसके द्वारा तय की जाती हैं? तो ये सेवा शर्तें जो भी होती हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही तय होती हैं। आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके अलावा 3 सदस्य होते हैं और एक सचिव भी होता है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल व सेवा शर्तें प्रेसिडेंट द्वारा तय की जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा, 1950 में हुआ था। आंसर है बी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से किया गया था। गैर संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया होता है। ये तो आप सभी को पता होगा। इनका गठन संसद के अधिनियम या फिर राज्य विधान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? होपफुली आप सभी को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। पंडित नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। योजना आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता था। इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख कार्य था वो था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। योजना आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र को पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने तथा वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना होता था। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन सदस्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो है गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद थी, ना कि योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता था? तो इसमें जो शामिल नहीं होता था वह राज्य के मंत्री थे। आंसर है सी। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण और इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते थे। योजना आयोग तथा राज्यों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इनके विलय का प्रस्ताव दिया था एमवी माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था एमवी माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो थे वो थे अशोक चंद्रा जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, को निरस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति यानी कि NITI इसकी एक फुल फॉर्म भी है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत में नीति निर्माण के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, या फिर ये थिंक टैंक है। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर तीनों कथन पढ़ने जरूरी है। यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, या फिर ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यानी कि उनके समान होता है, या फिर इसका पद पूर्वकालिक होता है, या फिर ये तीनों ही सही है। करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों के कथन जो है बिल्कुल सही है। नीति आयोग की संरचना के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, और ये पूर्णकालिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, संचालन या फिर शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। पदेन सदस्य में इसके प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। बात करें अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO की, तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो इसके CEO होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है की गई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा 2005 के द्वारा की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में अन्य सूचना आयुक्त की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो वो एक लिमिट रखी गई है कि 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर है डी। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता है? यानी कि उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो वो प्रेसिडेंट है। आंसर हो जाएगा बी। सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता, विपक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, सूचना आयोग के अध्यक्ष व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उनका कार्यकाल फिनिश हो जाएगा। सूचना आयोग के अध्यक्ष व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इनमें से किसी की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इनको पद से हटा भी सकता है। नेक्स्ट वन इज, सांविधिक निकाय वह है जिसका उल्लेख संविधान में हो, या फिर जो न्यायालय द्वारा गठित हो, या फिर जिसे संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया हो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि सांविधिक निकाय वही होता है जिसको हम राज्य विधान
द्वारा या फिर संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया हो। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर है बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष व दो या दो से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें यानी कि उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है किसके अध्यक्ष व सदस्यों का अखिल भारतीय सेवा में सिविल पद पर सेवा देने का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसके अध्यक्ष व सदस्यों का, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा में सिविल पद पर सेवा देने का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यह होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी कि जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके पश्चात ये केंद्र व राज्य के समक्ष सभी पदों के लिए अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, तो उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति दुराचरण या अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते व अन्य शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समान ही होती हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या होता है, तो उसका जो कार्य होता है वह होता है भ्रष्टाचार को रोकना। आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की प्रमुख संस्था है। यह केंद्रीय प्राधिकरण व राजपत्रित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। इसके स्थापना की सिफारिश की थी 1964 में भ्रष्टाचार पर गठित संथानम आयोग या फिर संथानम समिति कह सकते हो। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए अब यहाँ क्या है कि प्रश्न आएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, उस समिति का गठन कब हुआ था, तो 1964 याद रखना है। समिति का क्या बोलते हैं इसमें, लेकिन उसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1963 में। एक सेकेंड रुकिए जरा, मेरे को इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, ऐसा कैसे हो सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा एक संकल्प की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश 1964 में भ्रष्टाचार पर गठित संथानम आयोग ने की थी। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अब मैं उसे बाद में क्लियर करती हूँ। एक्चुअली इसका जो गठन हुआ था वो 1962 से लेकर के और इसका 1964 तक पूरा प्रोसेस चला था, ठीक है। ये जो अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी तो ये पूरा प्रोसीजर 1962 से 64 तक चला था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये करता है कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन। आंसर है सी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप शॉर्ट में सीबीआई भी कहते हो, भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में काम करता है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पारित हुआ था 1993 में। आंसर है डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वह समिति किसके नेतृत्व में गठित होती है, तो वो होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आंसर है ए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में नेता विपक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो उनको प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष के वेतन भत्ते किसके द्वारा गठित किए जाते हैं? तो उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं। तय आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। इस आयोग की सिफारिशों को सिर्फ सलाहकारी आयोग की सिफारिशें जो होती हैं वो सिर्फ सलाहकारी होती हैं। इस लाइन का मतलब ये है सिर्फ सलाहकारी इन द सेंस कि वो सिर्फ एक सलाह दे सकता है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी। और ना ही ऐसा होता है कि उन्होंने जो सलाह दी है या फिर उन्होंने कोई भी फैसला दिया है तो वो अंतिम फैसला मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का उल्लंघन हेतु दोषी व्यक्ति या संस्था को क्या दंड दिया जाता है या फिर उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? दंडित कर सकता है या फिर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है या फिर पीड़ित के संदर्भ में सरकार को निर्देश दे सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का उल्लंघन हेतु दोषी व्यक्ति को इनमें से तो कोई भी सहायता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दंडित कर सकता है, फिर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, फिर पीड़ित के प्रति ऐसा कुछ करता है। आंसर यहाँ डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के हनन वाले मुद्दे की समीक्षा व समाधान करता है, ना कि उपरोक्त कथनों में से कुछ भी ऐसी चीज़ करता है कि उसको कोई सज़ा दे दी या फिर उसके लिए कोई क्या बोलते हैं आर्थिक मदद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। मानवाधिकार का उल्लंघन हेतु दोषी व्यक्ति या संस्था को दंडित नहीं कर सकता, ना ही पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। यह सिर्फ पीड़ित के संदर्भ में सरकार को सिफारिश कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि निर्देश देने में और सिफारिश करने में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, जहाँ तक मैं इसको समझ पा रही हूँ तो यहाँ करेक्ट आंसर तो आपका डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बन सकता है केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, दोनों बन सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें प्रस्तावित संशोधन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कुछ प्रावधानों को विस्थापित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है, किंतु संशोधन के पश्चात अध्यक्ष के पद के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी योग्य मान लिया गया। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष तक होता है। आंसर है आपका बी। 2019 के संशोधन अधिनियम के पूर्व इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता था। जो भी पहले हो जाएगा कंप्लीट तो उनका कार्यकाल फिनिश हो जाएगा। संशोधन के बाद इस कार्यकाल को घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। हालांकि आयु सीमा पूर्ववर्ती रही, यानी कि पहले 5 वर्ष 70 वर्ष की उम्र तक था, लेकिन अब क्या किया 3 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है? ओके, तो वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का या फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2019 के संशोधन अधिनियम के पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ही मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC का मानद सदस्य नियुक्त किया जाएगा।
नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा दी गई है वो हम जान लेते हैं। धारा 2M, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आंसर मैंने दिखाई दिया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 जो है परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। नेक्स्ट है वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। आंसर हो जाएगा सी, मतलब उनके बारे में अध्ययन करने के लिए। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए 1993 में किया गया था। ठीक है, 59 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं इस टेस्ट में। मतलब ये टेस्ट नंबर 17 था। अगर इस टेस्ट सीरीज़ की नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आज 15 है तो 15 से एक नया क्या नाम है, कोर्स स्टार्ट हो गया है टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे। मैंने आपको शायद उसके बारे में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का भी। बाकी उस टेस्ट के बारे में और कुछ जानना है जो न्यू स्टूडेंट है तो वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।